नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मेरे चैनल लर्न अलोंग विनोद में आपका स्वागत है। हमने एमए इकोनॉमिक्स का एक कोर्स है, इकोनॉमिक्स ऑफ पॉपुलेशन, उसे स्टार्ट किया है। उसमें हमने पिछले वीडियो में जो माल्थस थ्योरी थी पॉपुलेशन ग्रोथ के ऊपर, उसको स्टडी किया था। और आज हम रिकार्डोस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन उसको स्टडी करेंगे, उसको देखेंगे कि उसने अपने सिद्धांत में क्या क्या कहा है या अपनी थ्योरी में क्या क्या कहा है। ओके, so let's start Ricardo's theory of population. First introduction. David Ricardo, a political economist. डेविड रिकार्डो जो था वो एक पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट था और 1772 में उनका जन्म हुआ था। और उनका ज़्यादातर नाम जो है वो उन्होंने कमाया था एज अ स्टॉक ब्रोकर और लोन ब्रोकर, ठीक है, शेयर दलाल और ऋण दलाल के रूप में, ठीक है। और उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है जिसका टाइटल था द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, जो 1817 में पब्लिश हुई थी, ठीक है। और इसके बाद उनकी एक थ्योरी थी कंपैरेटिव एडवांटेज। इन चीजों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हुए। रिकार्डो प्रोपोनेंटेड नो थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। हालांकि जब हम रिकार्डो की बात करते हैं तो उसने कोई थ्योरी डेवलप नहीं की थी। ही सिंपली डिस्कस्ड द थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। उसने क्या सिर्फ जो वितरण के सिद्धांत पर चर्चा की है, ठीक है। दिस थियरी इज बेस्ड ऑन द मार्जिनल एंड सरप्लस प्रिंसिपल। द मार्जिनल प्रिंसिपल एक्सप्लेन्स द शेयर ऑफ रेंट इन नेशनल आउटपुट एंड surplus principle explains the division of the remaining share between wages and profits. ओके, तो ये जो मार्जिनल और सरप्लस प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, इसके बेस के ऊपर उसकी थ्योरी थी। और ये जो मार्जिनल प्रिंसिपल है, ठीक है, ये क्या है? राष्ट्रीय उत्पाद में लगान के हिस्से की व्याख्या करता है, ठीक है। जो रेंट है उसकी व्याख्या करता है। तीन एस्पेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसके, ये ध्यान में रखना आपने। रेंट, वेजेस, प्रॉफिट, ओके। और जो आपका दूसरा अधिशेष सिद्धांत है वो मजदूरी और मुनाफे के बीच शेष हिस्से के विभाजन की व्याख्या करता है, ठीक है। तो ये है आपका जो डेविड रिकार्डो ने जो थ्योरी है वो किस चीज के ऊपर बेस्ड है? दैट इज बेस्ड ऑन द मार्जिनल एंड सरप्लस प्रिंसिपल्स। ओके, सो कम टू द theory. The population growth theory of Ricardo is based on his analysis of the distribution of income among three classes of society, namely landlords, capitalists and laborers, ठीक है। जो आपकी रिकार्डो की थ्योरी है वो जो है समाज के जो तीन वर्ग हैं, इंपॉर्टेंटली जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं तीन वर्ग हैं। कौन कौन से? एक लैंडलॉर्ड की बात की है उन्होंने, कैपिटलिस्ट और लेबरर्स, ठीक है। इनके बीच में जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इनकम का, उसका एनालिसिस किया है रिकार्डो ने। ओके, ही आर्ग्यूड दैट द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन and the expansion of agriculture production are influenced by the level of wages, profits and rents, ठीक है। मतलब ये कि ग्रोथ, पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है वो, और दूसरा एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, ठीक है। ये किसके द्वारा इन पर किसका प्रभाव पड़ता है? इनके ऊपर प्रभाव पड़ता है वेजेस का, मजदूरी का, वेतन का, प्रॉफिट का, लाभ, और रेंट जो किराया है, ठीक है। इनका प्रभाव पड़ता है किसके ऊपर? ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। ओके, सो एज पर रिकार्डो, वेजेस डिटरमिन्ड बाय द सबसिस्टेंस लेवल ऑफ द वर्कर्स। मतलब ये वेज जो हैं, जो वेज का निर्धारण जो है वो कैसे होता है? वो होता है किसके द्वारा?
जो सबसिस्टेंस लेवल ऑफ द वर्कर्स हैं, ठीक है, जो निर्वाह करने का स्तर है, ठीक है, उसके द्वारा, विच डिपेंड्स ऑन द प्राइस ऑफ कॉर्न। और वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है प्राइस ऑफ कॉर्न। यहाँ पे उन्होंने कॉर्न ही लिया है। कॉर्न मीन्स मकई हो गई आपकी, या हम यहाँ पे फसल भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो विच डिपेंड्स ऑन द प्राइस ऑफ कॉर्न, जो प्राइस है कॉर्न का उसके ऊपर, द मेन फूड क्रॉप, ठीक है। एज पॉपुलेशन इंक्रीजेज, more land is cultivated to produce more corn. However, not all lands are equally fertile and productive. अब यहाँ पे क्या है, मतलब ये कि जैसे आपकी पॉपुलेशन बढ़ती है, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा उनको, उनकी रिक्वायरमेंट क्या होगी, बढ़ेगी ना। तो इसका मतलब जब रिक्वायरमेंट बढ़ेगी देन यू हैव टू कल्टीवेट मोर लैंड, ठीक है। लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट ये भी है कि जो भी भूमि है वो पूरी की पूरी भूमि फर्टाइल तो होगी नहीं। इसीलिए जो रिकार्डो था उसने भी लैंड को भी बांटा है, ठीक है, लैंड को भी बहुत बढ़िया फर्टिलिटी और सबसे कम फर्टिलिटी के हिसाब से ABCD, ठीक है, ग्रुप्स में बांटा है उसने लैंड को भी, कि ग्रुप A जो है ये लैंड जो है बहुत फर्टाइल है, ठीक है, और D जो है वो बहुत ही कम या ना के बराबर फर्टाइल है। ओके, सो ये है आपके थ्योरी का स्टार्टिंग के, जो आपका ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन एंड द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द लेवल ऑफ वेजेस, प्रॉफिट्स एंड रेंट्स। इज दैट क्लियर? ओके, सो द अजम्पशंस क्या थी, बहुत सी अजम्पशंस अज्यूम किया उसने, अजम्पशन दी हैं, मान्यताएं, ठीक है, कि ये इन मान्यताओं के ऊपर उसकी थ्योरी जो है वो बेस्ड है, ठीक है। सबसे पहले देखिए, लैंड इज यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉर्न एंड द वर्क फोर्स इन एग्रीकल्चर हेल्प इन डिटरमाइनिंग द डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडस्ट्री, कि भूमि का उपयोग मकई के उत्पादन के लिए किया जाता है और कृषि में कार्यबल उद्योग में वितरण को निर्धारित करने में मदद करता है, ठीक है। दूसरा जो है, घटते प्रतिफल का नियम भूमि पर लागू होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स ऑपरेट्स ऑन लैंड। फिर है आपका, डिमांड फॉर कॉर्न इज परफेक्टली इन इलास्टिक, ठीक है। तो मांग जो है वो पूर्णतया क्या है, बेलोचदार। बेलोचदार आपको मालूम होगा, अगर आप इकोनॉमिक के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इन इलास्टिक क्या होता है, ठीक है। इन इलास्टिक एक आर्थिक स्थिति है जिसमें क्या है, जो कीमत, अगर मान लो कीमत बढ़ती है तो डिमांड, जो उपभोक्ताओं की डिमांड है, ठीक है, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे वो कम हो तो भी वो वैसी ही रहती है, ज्यादा हो तो वो वैसी ही रहती है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है कीमत के बढ़ने या घटने का, उसको बोलते हैं इन इलास्टिक। ओके, फोर्थ है आपका, द सप्लाई ऑफ लैंड इज फिक्स्ड, ठीक है, मतलब ये है कि लैंड जो है वो फिक्स्ड है, ठीक है। फिर है, लेबर एंड कैपिटल आर वेरिएबल इनपुट्स, कैपिटल कंसिस्ट ऑफ सर्कुलेटिंग कैपिटल, देयर इज कैपिटल होमोजेनिटी, ठीक है, सजातीयता, एक जैसी, ठीक है। ऑल वर्कर्स आर पेड सबसिस्टेंस वेजेस, मतलब जहां जीवन निर्वाह जो मजदूरी है उतनी उनको मजदूरी दी जाती है। द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल नॉलेज इज गिवन, गिवन मीन्स कांस्टेंट, मतलब टेक्नोलॉजी का नॉलेज जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। देखिए ये दो अजम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम बात करते हैं लैंड इज फिक्स्ड, पहली बात ये भी कांस्टेंट बोल रहा है, दूसरा टेक्नोलॉजिकल नॉलेज जो है वो भी क्या क्या बोल रहा है, वो भी कांस्टेंट है, ठीक है। इसी के बेस के ऊपर इसकी ज्यादातर जो क्रिटिसिज्म हुआ है इन्हीं एजम्पशंस के ऊपर हुआ है, ठीक है। देन देयर इज अ परफेक्ट कंपटीशन। 11th is demand for labor depends upon accumulation of capital. Demand and supply price are independent of the marginal productivity of labor. And 13th, the supply price of labor is given and constant, ठीक है, मतलब supply price of labor जो है that is constant and capital accumulation results more profit. ओके, तो ये है आपके जो रिकार्डियन थियरी है उसकी जो अजम्पशंस हैं
इनके बेस के ऊपर ये अज्यूम किया है, फिर उसने क्या है अपनी थ्योरी डेवलप की है। ओके, सो रिकार्डो आर्ग्यूड दैट एज द पॉपुलेशन ग्रोज wages tend to rise due to the increased demand for labor and corn। ठीक है, अब देखिए जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी तो सीधी सी बात है वेजेस भी बढ़ेंगे। क्यों बढ़ेंगे? ड्यू टू द इंक्रीज डिमांड फॉर लेबर, जब डिमांड ज्यादा होगी, ठीक है, लेबर की भी और कॉर्न की भी, क्योंकि ज्यादा बढ़ी हुई आबादी के लिए क्या चाहिए? खाना भी तो चाहिए, तो वो उसके लिए भी क्या चाहिए? लेबर चाहिए। लेबर अगर आपकी डिमांड ज्यादा है, सप्लाई नहीं है, तो आपको क्या, आपके क्या है, वेजेस बढ़ेंगे। ठीक है, हाउएवर दिस लीड्स टू हायर रेंट्स फॉर लैंडलॉर्ड्स, जो लैंडलॉर्ड्स हैं या जमींदार हैं उनको किराया भी अधिक हो जाता है। सिंस मोर लैंड इज कल्टिवेटेड एंड लेस फर्टाइल लैंड्स हैव हायर रेंट्स। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाता है, देखिए जो आपकी फर्टाइल लैंड्स हैं, जो मैंने 4 कैटेगरीज बताई, लैंड ए बी सी डी अकॉर्डिंग टू रिकार्डो। ठीक है, क्योंकि जब आपको ज्यादा क्या चाहिए, कॉर्न चाहिए, खाने के लिए भोजन चाहिए, तो क्या होगा, जो कल्टीवेशन है वो ज्यादा लैंड पर करना पड़ेगा। ठीक है ना, लैंड बढ़ानी पड़ेगी तभी कल्टीवेशन वो ज्यादा होगी। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें क्या होता है, जब आप बढ़ा रहे हैं लैंड को, तो क्या होगा, जो आपकी कम फर्टाइल लैंड है उसका रेंट भी बढ़ जाएगा। ठीक है, एज अ रिजल्ट प्रॉफिट्स फॉर कैपिटलिस्ट टेंड टू फॉल सिंस दे हैव टू पे हायर वेजेस एंड रेंट्स आउट ऑफ देयर रेवेन्यू। देखिए जो कैपिटलिस्ट है उसकी क्या होगी, फिर लैंडलॉर्ड्स की तो क्या हो गया, रेंट बढ़ गया। ठीक है ना, उसको रेंट ज्यादा आ गया, लेकिन जो कैपिटलिस्ट है उसको क्या हो गया, उसका जो रेवेन्यू है वो क्या हो गया, कम हो गया। क्यों? क्योंकि उसको क्या होगा, क्योंकि उसको वेजेस और रेंट जो है वो ज्यादा देने पड़ रहे हैं। रिकार्डो बिलीव्ड दैट प्रॉफिट्स आर द मेन सोर्स ऑफ कैपिटल एक्युमुलेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो जो कैपिटल एक्युमुलेशन है, ठीक है, पूंजी का संचय जो है, और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, ठीक है, उसका मेन सोर्स क्या है, प्रॉफिट्स। ठीक है, देयरफॉर he concluded that population growth ultimately leads to a decline in profits and a stagnation of economic development। ठीक है, मतलब ये है कि ये इकोनॉमिक जो आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ है वो क्या करती है, अल्टीमेटली किस तरफ ले जाती है, मुनाफे में गिरावट लाती है। जो कैपिटलिस्ट का मुनाफा है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिससे आर्थिक विकास जो है वो क्या हो जाता है, स्टैग्नेंट हो जाता है, उसमें ठहराव आ जाता है। ओके, फिर आते हैं डिवीजन ऑफ रेंट, प्रॉफिट एंड वेज। ठीक है, द टोटल नेशनल आउटपुट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द 3 ग्रुप एज रेंट्स, प्रॉफिट्स एंड वेजेस रिस्पेक्टिवली। देखिए जो 3 ग्रुप्स आपको मैंने बताया, कौन कौन से, लैंडलॉर्ड्स, कैपिटलिस्ट और लिवरर्स। अब इनके बीच में क्या होगा, आपका जो नेशनल आउटपुट है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, रेंट्स जाएंगे लैंडलॉर्ड्स को, प्रॉफिट जाएगा कैपिटलिस्ट को, वेजेस जाएंगे लेबर को। ठीक है, और उनके बीच में जो शेयर डिटरमिन होगा वो कैसे होगा, नंबर 1, रेंट पर यूनिट ऑफ लेबर इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज प्रोडक्ट एंड द मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है, जो श्रम की प्रति इकाई है, ठीक है, श्रम की प्रति इकाई किराया औसत उत्पाद और सीमांत उत्पादन के बीच का अंतर है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन एवरेज प्रोडक्ट एंड द मार्जिनल प्रोडक्ट। और अगर हम टोटल की बात करें, टोटल रेंट इक्वल्स द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज प्रोडक्ट एंड द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर मल्टीप्लाइड बाय द क्वांटिटी ऑफ लेबर एंड कैपिटल अप्लाइड ऑन लैंड। ठीक है, मतलब ये कि जो आपका टोटल रेंट है वो किसके बराबर है, वो है आपका डिफरेंस बिटवीन, किसके बीच में, डिफरेंस बिटवीन एवरेज प्रोडक्ट एंड द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। और इसको, ये जो डिफरेंस आया, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, द क्वांटिटी ऑफ लेबर
एंड कैपिटल अप्लाइड ऑन लैंड, ठीक है, तो उसके बराबर आपका आएगा टोटल रेंट। सेकंड, द बेज रेट इज डिटरमिन्ड बाय बेज फंड डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड एट सबसिस्टेंस बेज, ठीक है, जो मजदूरी निधि है, ठीक है, को निर्वाह मजदूरी पर नियोजित श्रमिकों की संख्या से विभाजित करके किया जाता है, ठीक है, जो मजदूर बेज रेट है उसको कैसे डिटरमिन किया जाता है, बाय बेज फंड, डिटरमिन्ड बाय बेज फंड, जो बेज फंड है उसके डिवाइडेड बाय द, उसको डिवाइड किसके साथ किया जाता है, नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक है, जो वर्कर्स एम्प्लॉय किए हैं उनके नंबर से क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, और वो जो वर्कर है वो किस बेज के ऊपर आपने एम्प्लॉय किए हैं, दैट इज ऑन सबसिस्टेंस बेजिस, ओके। दस आउटपुट ऑफ टोटल कॉर्न, ठीक है, दस आउटपुट ऑफ टोटल कॉर्न प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड, रेंट हैज द फर्स्ट राइट। अब ये क्या बोल रहा है कि जो भी आपका आउटपुट है, ठीक है, ऑफ टोटल कॉर्न का जो प्रोड्यूस हुई है और बेची गई है, ठीक है, पहला अधिकार किसका है, किराए का, मतलब लैंडलॉर्ड का, ठीक है, एंड द रेजिडुअल इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग बेजिस एंड प्रॉफिट, जो बाकी अधिशेष बचा है, बाकी बचा हुआ है, वो क्या है, वो किस में वितरित होगा, वो जाएगा एज अ बेजिस और प्रॉफिट्स के रूप में, व्हाइल इंटरेस्ट इज इंक्लूडेड इन प्रॉफिट्स, और जो इंटरेस्ट है, ब्याज है, वो किस में इंक्लूड होगा, वो मुनाफे में शामिल किया जाएगा। इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आपका टोटल कॉर्न या टोटल फसल हुई है, जो प्रोड्यूस हुई है या बेची गई है, उसमें से पहला राइट जो है दैट इज ऑफ लैंडलॉर्ड्स, देन कम्स योर बेजिस, दैट मींस द लेबरर्स, एंड देन कम्स द प्रॉफिट्स, दैट इज योर कैपिटलिस्ट, ओके। Now come to the process of capital accumulation, ठीक है, according to Ricardo, capital accumulation is the outcome of profits because profits lead to saving of wealth which is used for capital formation। देखिए जब आप सेव करते हैं, ठीक है, वो सेविंग जो है वो क्या करती है, कैपिटल फॉर्मेशन में सहायता करती है, या उसका प्रयोग जो है वो कैपिटल फॉर्मेशन में किया जाता है, ठीक है। सो कैपिटल एक्यूमुलेशन डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स, वो जो रिकार्डो है वो कहता है कि दो फैक्टर्स के ऊपर, दो कारकों पर निर्भर करती है पूंजी संचय। कौन कौन सा है? पहला है द कैपेसिटी टू सेव, ठीक है, बचत करने की क्षमता, और दूसरा है द विल टू सेव, मतलब बचत करने की इच्छा या बचाने की इच्छा, ठीक है। द कैपेसिटी टू सेव इज मोर इंपॉर्टेंट इन कैपिटल एक्यूमुलेशन। इसमें से पहला फैक्टर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसके लिए? कैपिटल एक्यूमुलेशन के लिए, ठीक है। दिस डिपेंड्स ऑन द नेट इनकम ऑफ सोसाइटी which is a surplus out of the total output after meeting the cost of workers subsistence, ठीक है। और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? कैपेसिटी टू सेव, ये डिपेंड करता है नेट इनकम ऑफ सोसाइटी which is a surplus, जो कि क्या है? सरप्लस है आउट ऑफ द टोटल आउटपुट आफ्टर मीटिंग द कॉस्ट ऑफ वर्कर्स सबसिस्टेंस, ओके। द लार्जर द सरप्लस, जितना सरप्लस ज्यादा होगा, द लार्जर विल बी द कैपेसिटी टू सेव, ठीक है। अब मान लो मेरे पास पैसे ज्यादा आएंगे, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? बचत करूंगा ना, ज्यादा बचत करूंगा। अगर कम पैसे आएंगे तो क्या होगा? मैं बचत भी कम करूंगा, सेव कम करूंगा ना। क्यों? क्योंकि जो मेरे खर्चे हैं वो तो हैं। मान लो मैं एक महीने में 2000 रुपये खर्च करता हूं और मेरे पास जो पैसा आ रहा है वो 3000 आ रहा है, तो फॉर एग्जांपल मैं 3000 में से 2000 अपना खर्चा निकाल के 500 रुपये क्या करता हूं? बचत करता हूं। अगर मान लो मेरे पास सरप्लस आ रहा है, मान लो 5000 रुपये आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा? खर्चा तो मेरा वही है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? जो मेरा बचत है उसको बढ़ा दूंगा,
ठीक है यार, 500 नहीं 1000 या 1500 रुपए की सेविंग करता हूं। तो यही बात यहां है कि आपका जो 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 सरप्लस है अगर वो लार्जर है, सो द लार्जर विल बी द कैपेसिटी टू सेव, तो मेरी क्षमता जो है सेव करने की वो क्या होगी, बड़ी होगी। लैंडलॉर्ड्स एंड कैपिटलिस्ट इन्वेस्ट थ्रू दिस सरप्लस एंड द साइज ऑफ दिस सरप्लस डिपेंड्स अपॉन द रेट ऑफ प्रॉफिट। जो लैंडलॉर्ड्स और कैपिटलिस्ट हैं वो क्या करते हैं, वो इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट कब करेंगे, जब आपके पास सरप्लस होगा, पैसा होगा, बचत होगी, ठीक है ना। एंड द साइज ऑफ पर सरप्लस डिपेंड, और जो सरप्लस का साइज है वो डिपेंड किसके ऊपर करेगा, वो करेगा अपॉन द रेट ऑफ प्रॉफिट। जो प्रॉफिट है उसकी दर जो है उसके ऊपर वो क्या करेगा, लाभ की दर पर निर्भर करेगा। ओके, द प्रॉफिट रेट। अब यहां पे आ जाते हैं लाभ की दर जो है, जो उसने कहा वो क्या है। द रेट ऑफ प्रॉफिट इज द रेशियो ऑफ प्रॉफिट्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, मतलब लाभ की दर जो है वो नियोजित पूंजी पर लाभ का अनुपात है। ठीक है, जो मैंने कैपिटल लगाई है उसके ऊपर मुझे कितना लाभ मिल रहा है, कितना प्रॉफिट मिल रहा है, उसकी रेशियो जो है वो है आपका रेट ऑफ प्रॉफिट। बट सिंस कैपिटल कंसिस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल इट इज इक्वल टू द बेस बिल, क्योंकि जो कैपिटल है वो किससे बनी हुई, वो है वर्किंग कैपिटल से। इट इज इक्वल टू द बेस बिल। सो एज लॉन्ग एज रेट ऑफ प्रॉफिट इज पॉजिटिव द प्रोसेस कैपिटल एक्युमुलेशन विल कंटिन्यू एंड द इकोनॉमी विल प्रोग्रेस। मतलब ये कि जब तक आपका रेट ऑफ प्रॉफिट जो है वो पॉजिटिव है, सकारात्मक है, तो कैपिटल एक्युमुलेशन मतलब पूंजी संचय का जो प्रक्रिया है वो जारी रहेगी और अर्थव्यवस्था जो है वो क्या करेगी, प्रगति करेगी। द लेबर फोर्स विल ग्रो प्रोपोर्शनेटली एंड द टोटल वेज फंड विल इंक्रीज। तो इससे क्या होगा, देखिए ये तो हो गया कि पूंजी संचय की प्रक्रिया जारी रहेगी और अर्थव्यवस्था जो है वो प्रगति करेगी, लेकिन श्रम शक्ति अनुपातिक रूप से बढ़ेगी, ठीक है, प्रोपोर्शनली बढ़ेगी, और कुल वेतन विधि निधि में वृद्धि होगी। मतलब जो बेज है वो भी, बेज फंड जो है वो भी बढ़ेगा। नेचुरली है, पहले मैं 10 एम्प्लॉय हैं, अब मैं 15 एम्प्लॉय हैं, तो मेरा बेज फंड क्या है, 5 और बढ़ गए, 5 का और ऐड हो गए मेरे बेज फंड में। ठीक है, द प्रॉफिट डिपेंड्स अपॉन बेजिस। प्रॉफिट जो है बेजिस के ऊपर डिपेंड करता है। बेजिस ऑन प्राइस ऑफ द कॉर्न, और बेजिस जो है वो कॉर्न के प्राइस के ऊपर, कीमत के ऊपर। एंड प्राइस ऑफ द कॉर्न ऑन द फर्टिलिटी ऑफ मार्जिनल लैंड। ठीक है, देखिए जो आपके प्रॉफिट है दैट डिपेंड्स ऑन, वो किसके ऊपर निर्भर है, बेजिस के ऊपर, मजदूरी के ऊपर। मजदूरी जो है वो प्राइस के ऊपर निर्भर है। प्राइस जो है वो किसके ऊपर निर्भर है, ठीक है, वो प्राइस जो है वो है आपका लैंड की मार्जिनल फर्टिलिटी जो है उसके ऊपर निर्भर है। हेंस प्रॉफिट्स एंड वेजेस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ठीक है, तो जो आपके प्रॉफिट्स और वेजेस हैं वो क्या है, इनवर्सली क्या है, प्रोपोर्शनल हैं। ठीक है ना, मतलब ये कि अगर मजदूरी बढ़ती है तो आपके प्रॉफिट कम हो जाएंगे, प्रॉफिट मजदूरी कम होती है तो प्रॉफिट बढ़ जाएंगे। ओके, समझ में आ गया। ओके, व्हेन देयर इज इंप्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर द प्रोडक्टिविटी पावर ऑफ लैंड इंक्रीजेस and there is fall in the price of corn, and as a result subsistence wage also falls, but profits increase and there is more capital accumulation। अब यहां पे बात ये आती है, जब आपके एग्रीकल्चर में इंप्रूवमेंट आती है, ठीक है, तो क्या होता है, प्रोडक्टिविटी पावर ऑफ लैंड इंक्रीजेस। ठीक है, जो लैंड की प्रोडक्टिविटी पावर है, ठीक है, वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। लेकिन दूसरी तरफ क्या होता है, देयर इज फॉल इन द प्राइस ऑफ कॉर्न। ठीक है, क्या होगा, कॉर्न के प्राइस में क्या हो जाएगा, फॉल होगा।
मतलब एग्रीकल्चर में इंप्रूवमेंट आई, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। और जब प्रोडक्टिविटी आपका ज्यादा माल होता है तो क्या हो जाता है, प्राइस कम हो जाते हैं, ठीक है। एंड एज ए रिजल्ट, और उसके क्या होगा, जो आपका सब्सिस्टेंस बेज है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बेजिस भी कम हो जाएंगे, लेकिन प्रॉफिट जो है वो क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज होगा। एंड देयर इज मोर कैपिटल एकमुलेशन, जिससे क्या होगा, आपकी कैपिटल एकमुलेशन जो है वो बढ़ेगी। दिस विल इंक्रीज द डिमांड फॉर लेबर एंड द बेज रेट विल राइज। जब ये चीज होगी तो क्या होगा, इससे क्या होगा कि आपकी लेबर की डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है। तो उसको हैंडल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको और इंप्लॉय करने पड़ेंगे, और जब आपको इंप्लॉय करने पड़ेंगे तो बेज रेट भी क्या होगा, बढ़ेगा, विच विल इंक्रीज द पॉपुलेशन एंड डिमांड फॉर कॉर्न एंड इट्स प्राइस। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे देखिए, एक तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, क्योंकि जब आपकी लेबर की डिमांड होगी तो लेबर चाहिए, तो वो पॉपुलेशन बढ़ने से ही होगी। डिमांड फॉर कॉर्न वो भी बढ़ेगा, क्योंकि जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, खाद्य पदार्थों की या जो कॉर्न है उसकी क्या होगी, डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। और अल्टीमेटली जब डिमांड बढ़ेगी तो आपका प्राइस जो है वो भी बढ़ जाएगा। ओके, सिंस द वेजेस राइज, द प्रॉफिट विल डिक्लाइन एंड देयर विल बी लेस कैपिटल एकमुलेशन। तो इससे क्या होगा, जब फिर ऐसा जब होगा तो वेजेस जब बढ़ गए आपके, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, तो प्रॉफिट जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। और इससे क्या होगा, आपकी जो कैपिटल एकमुलेशन है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ओके, फिर है आपका इंक्रीज इन बेज रेट। इन रिकॉर्डियन स्कीम, wages play an active role in determining income between capital and labor. The wage rate depends upon the number of workers and wage fund. जो बेज रेट है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ वर्कर्स, वर्कर्स आपने कितने एम्प्लॉय किए हैं, और बेज फंड जो है वो कितना है, उसके ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। द बेज रेट फॉल्स विद द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ वर्कर्स एंड वाइस वर्सा। ठीक है, देखिए, जब आपका बेज रेट जो है वो क्या हो जाता है, गिरता है। कैसे गिरता है, मान लो अब जैसे क्या होता है ना कि कहीं पे मैं क्या करता हूं कि मेरी कोई फैक्ट्री है, मैं क्या करूंगा, मुझे 10 लोग चाहिए, ठीक है, मैं 15 आ गए मेरे पास, क्योंकि ज्यादा है तो ठीक है यार मैं रख लेता हूं, लेकिन मैं आपको बेजिस जो है वो 10 थे तो मैं देने थे उनको 500 रुपया पर डे सपोज, ठीक है। लेकिन अब जब 15 हो गए तो मैं उनसे बोलूंगा यार नहीं 500 नहीं दूंगा, मैं क्या करूंगा, क्योंकि मेरा 10 × 50 मेरा वही है, 5000 है मेरा बेज फंड, मैं इसी में करूंगा, चाहे मेरे पास 15 आ जाए चाहे 20 आ जाए। और जब मेरे पास मान लो 10 से 15 हो गए तो मैं उसी हिसाब से क्या करूंगा, जो उनको बेज रेट दूंगा अपने बेज फंड में से वो कम दूंगा, ठीक है। जहां 10 लोग 500 रुपए पे थे पर मजदूर, वहीं मैं अब 15 अगर मैं इंप्लॉय कर रहा हूं तो वो मुझे पड़ेंगे 300 350 रुपए। ओके, तो ये है कि जैसे आपका बेज रेट फॉल होता है, ठीक है, विद द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ वर्कर्स एंड वाइस वर्सा, ठीक है, मतलब बेज रेट कम हो जाता है अगर आपके वर्कर जो है वो बढ़ जाते हैं, और बेज रेट इंक्रीज हो जाता है अगर आपके वर्कर कम हो जाते हैं, ठीक है। इफ द बेज रेट इज सफिशिएंट टू एंजॉय द कंफर्ट of life by laborers, the population is expected to increase, and if the wage rate is the lowest, the working class cannot meet the necessities of life, the population will decrease। अब यहां पे देखिए क्या बोला उसने, बेज रेट मतलब ये है कि मेरा वेतन, ठीक है, अगर मेरे को अलाउ करता है, ठीक है, कि मेरा के ठीक है यार मैं सही जिंदगी भी गुजार रहा हूं, कंफर्ट लाइफ है, ठीक है, हर चीज मिल रही है, तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू रिकार्डो, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे आपकी
कि ठीक है पहले में 2 थे, चलो 3 हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं, तो इससे क्या हो, आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, क्योंकि मेरे पास वो पैसा है, जो बेज मुझे मिल रहे हैं उनसे मैं अपने उन लोगों का भी भरण पोषण कर सकता हूं। लेकिन अगर बेज रेट कम होगा तो मुझे सोचना पड़ेगा कि क्या मैं 3 का भार उठा सकता हूं, क्या 4 लोगों का भार उठा सकता हूं, नहीं उठा सकता हूं। ठीक है, तो मैं क्या, तो वहां पे क्या होता है, आपकी पॉपुलेशन जो है वो कम हो जाएगी। ओके, thus there is a positive correlation between wage rate and size of population। देखिए यहां पे क्या बोल रहा है ये कि there is positive correlation between wage rate and the size of population। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेज रेट और साइज ऑफ पॉपुलेशन का पॉजिटिव कोरिलेशन है। मतलब ये कि अगर आपका बेज रेट बढ़ता है तो पॉपुलेशन भी बढ़ेगी, अगर आपका बेज कम होते हैं तो आपकी पॉपुलेशन भी कम होगी। The increase in wages with the increase in population absorb the rise in price of corn। Since wages also increases, profit decline। क्योंकि अगर बेज बढ़ रहे हैं, बेजिस बढ़ रहे हैं, तो प्रॉफिट डिक्लाइन होगा। ठीक है, these opposite tendencies ultimately retard the capital accumulation। और सीधी सी बात है, जब प्रॉफिट क्या है आपके डिक्लाइन करेंगे तो कैपिटल एकमुलेशन जो है वो नहीं होगा, कम होगा, या उसको रोक देगा। ठीक है, तो ये था इंक्रीज इन बेज रेट। ठीक है, एक और चीज उसने कही है, वो है आपका स्टेशनरी स्टेट ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, when the economic development proceeds, the real wage rate remains at the subsistence level and profits tends to fall। मतलब ये कि जब आर्थिक विकास आगे बढ़ता है तो जो वास्तविक मजदूरी दर निर्वाह स्तर पर बनी रहती है और लाभ में गिरावट आती है। ठीक है, when the capital accumulation rises with an increase in profit, total output increases which raises the wage fund। देखिए जब कैपिटल अकमुलेशन जो है वो राइज करता है, ठीक है, विद एन इंक्रीज इन प्रॉफिट। अब राइज कैसे करेगा, अगर प्रॉफिट इंक्रीज करेगा तभी राइज करेगा। ठीक है, टोटल आउटपुट इंक्रीजेस, टोटल आउटपुट भी इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब ये तभी आपको प्रॉफिट हुआ। और विच रेजिज द बेज फंड, और उससे क्या होगा, उससे आपका बेज फंड भी क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि आपको ज्यादा इंप्लॉय करने पड़ेंगे। विद द इंक्रीज इन द बेज फंड पॉपुलेशन इंक्रीजेस which raises the demand for corn and its price। ठीक है, तो पहले पीछे बताया ना, जब बेज रेट बढ़ता है तो पॉपुलेशन भी बढ़ेगी, और अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उस वो क्या होगा, वो डिमांड जो कॉर्न की है वो भी इंक्रीज होगी। ठीक है, एंड इट्स प्राइस, और उसके प्राइस भी बढ़ेंगे। एज पॉपुलेशन इंक्रीजेज, inferior grade lands are cultivated to meet increasing demand of corn। तो जब आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो नेचुरली आपको क्या है, मोर लैंड को कल्टीवेट करना पड़ेगा। तो मतलब ये है कि जो आपकी इंफीरियर लैंड है, इंफीरियर लैंड किस सेंस में, जिसकी फर्टिलिटी भी कम है। ठीक है ना, मैंने आपको शुरू में बताया कि ABCD जो ग्रेड है वो दिए हैं उसने लैंड को, रिकार्डो ने। ए जो है वो बहुत ज्यादा क्या है, फर्टाइल है, और डी जो है बहुत ही कम है। ठीक है, तो जो इंफीरियर ग्रेड लैंड है, ठीक है, वहां पे क्या होगी, कल्टीवेशन करनी पड़ेगी। किस चीज के लिए, जो आपकी इंक्रीजिंग डिमांड है उसको पूरा करने के लिए। सो Ricardo assumes that laborers and landlords spends all their income on consumption and hence save nothing। तो यहां पे वो उसने एज्यूम भी किया रिकार्डो ने कि जो लेबरर्स हैं और लैंडलॉर्ड्स हैं वो क्या करते हैं, अपनी पूरी जो इनकम है उसको क्या करते हैं, कंजम्पशन के ऊपर खर्च कर देते हैं और कुछ भी नहीं बचाते। द सेविंग्स आर मेड बाय द कैपिटलिस्ट फॉर प्रॉफिट अर्नर्स। ठीक है, जो आपकी मुनाफा जो जो सेविंग है वो किसके लिए की, कौन करता है, वो करते हैं कैपिटलिस्ट। ठीक है, पूंजीपतियों द्वारा मुनाफा कमाने वालों के लिए बचत की जाती है। बट एज सोसाइटी प्रोग्रेसिस, ठीक है, जैसे जैसे समाज आगे बढ़ता है, द शेयर ऑफ प्रॉफिट्स बिगिंस टू डिक्लाइन। जो लाभ का हिस्सा है वो कम होता जाता
है। अ फॉल इन द रेट ऑफ प्रॉफिट slows the process of capital accumulation and the development receives a setback, and at this stage there is no further increase in capital and the economy enters into a stationary state। ठीक है, तो ये है स्टेशनरी स्टेट के लाभ की दर में गिरावट से क्या होता है, पूंजी संचय की प्रक्रिया जो है वो कम धीमी हो जाती है और विकास को क्या लगता है, एक झटका लगता है और इस स्तर पर पूंजी में कोई और वृद्धि नहीं होती है और अर्थव्यवस्था जो है वो स्थिर अवस्था में प्रवेश कर जाती है। स्टेशनरी स्टेट जो आपकी अर्थव्यवस्था है वो स्टेशनरी स्टेट में क्या हो जाती है, प्रवेश कर जाती है। सो इन दिस स्टेट कैपिटल एक्यूमुलेशन स्टॉप्स। इस स्टेट में क्या हो जाता है, फिर जो स्टेशनरी स्टेट है इसमें जो कैपिटल एक्यूमुलेशन है, पूंजी का संचय जो है वो रुक जाता है। पॉपुलेशन डज नॉट ग्रो, पॉपुलेशन भी नहीं बढ़ती है। द बेज रेट इज एट सबसिस्टेंस लेवल एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस सीजेस। और जो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है, तकनीकी प्रगति जो है वो भी रुक जाती है। तो ये है स्टेशनरी स्टेट। इज दैट क्लियर? अब आते हैं इसके क्रिटिसिज्म के ऊपर। सबसे पहले Ricardo's theory is based on unrealistic and restrictive assumptions such as constant returns to scale, fixed proportion of labor and capital, homogeneous labor, no transport, no trade barriers, etc. ठीक है, मतलब ये अनरियलिस्टिक है। ऐसा तो है नहीं, नो ट्रेड बैरियर्स, ट्रेड बैरियर्स होते हैं, आप कंट्री टू कंट्री देख लीजिए। होमोजीनियस लेबर नहीं मिलेगी, ठीक है। फिर नो ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट की बात नहीं, वो कहता है कि कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है, लेकिन ट्रांसपोर्ट तो आजकल के जमाने में बहुत हो गया है, ठीक है। दूसरा है इट इग्नोर्स द रोल ऑफ नॉन लेबर कॉस्ट सच एज कैपिटल, लैंड एंड नेचुरल रिसोर्सेज इन द डिटरमिनिंग द कंपैरेटिव एडवांटेजेस एंड द प्राइस ऑफ कमोडिटीज। ठीक है, जो नॉन लेबर कॉस्ट है उसको ये क्या करता है, इग्नोर करता है। वो कैपिटल की बात है, लैंड की बात है, ये नेचुरल रिसोर्सेज की बात है, ठीक है। इट डज नॉट एक्सप्लेन द ओरिजिन एंड नेचर ऑफ रेंट प्रॉपर्ली, ठीक है। मतलब सही ढंग से जो ओरिजिन और नेचर है आपके किराए का, उसकी व्याख्या नहीं करता है। फिर है आपका इट डज नॉट अकाउंट फॉर द differences in taste, preferences and income levels among consumers in different countries। ठीक है, मतलब ये कि जो विभिन्न देशों में जो उपभोक्ता हैं उनके बीच स्वाद, प्राथमिकताओं और आय के स्तर में अंतर को किसी तरह का कोई भी ध्यान नहीं रखता है, क्योंकि रिकार्डो अज्यूम करता है कि दैट कंज्यूमर्स हैव सिमिलर टेस्ट एंड डिमांड द सेम कमोडिटी इन द सेम प्रोपोर्शन। ठीक है, क्योंकि रिकार्डो का मानना क्या है या उसकी मान्यता क्या है कि उपभोक्ता जो है उनकी पसंद जो है वो समान है, एक जैसी है, और समान अनुपात में समान वस्तुओं की मांग करते हैं, समान अनुपात में और समान वस्तुओं की क्या करते हैं, मांग करते हैं। क्या ये सही है? नहीं है, विच इज नॉट ट्रू। हर एक कंट्री में अलग अलग उपभोक्ता के अलग अलग क्या है, उनके अपनी अपनी प्रेफरेंसेस हैं, उनके अपने अपने टेस्ट हैं, अलग अलग टेस्ट हैं, लोग अलग अलग तरह की चीजों की डिमांड करते हैं। ठीक है, तो ये इसका क्रिटिसिज्म है, किसका? रिकार्डोस थ्योरी का। सो कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि रिकार्डो ने जो है, रिकार्डो फोकस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलेशन and land rent. Ricardo assumed that population and food supply grow at the same rate, but the cost of production increases as less fertile lands are used. Further, population growth will lead to a situation where the rent of land increases, reducing the profits of capitalists and the wages of laborers, resulting in economic stagnation and social unrest. ठीक है, तो क्या बोल रहा है ये कि जो जनसंख्या और भूमि लगान के बीच संबंध पर ध्यान केंद्रित करती है। पहली बात तो ये है कि, और रिकार्डो का मानना है कि जनसंख्या और खाद्य आपूर्ति एक ही दर से बढ़ती है। ठीक है, दोनों एक ही दर से बढ़ती है, लेकिन
कम उपजाऊ जो भूमि है, ठीक है, उसका उपयोग होने के कारण उत्पादन की लागत बढ़ जाती है। इसके अलावा जनसंख्या वृद्धि से ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है जहां भूमि का किराया बढ़ जाएगा, पूंजीपतियों का मुनाफा और मजदूरों की मजदूरी जो है वो भी कम हो जाएगी, और जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, आर्थिक स्थिरता और सामाजिक अशांति होगी। ओके, so Ricardo proposed that population growth can be controlled by improving the productivity of land, such as through technological innovations, trade and colonization. ओके, तो ये है आपकी रिकार्डो की थियरी ऑफ पॉपुलेशन। मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।